बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लाहौर बोर्ड फिजिक्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 लाइट। आज का हमारा टॉपिक है 14.5 ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या है कि ये बेसिकली ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा करने के लिए, दिखाने के लिए हमें जो है वो यूज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पे कैमरा हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, फोटोग्राफिक एनलार्जर हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गए। अब ये सारे क्या हैं कैमरा के अलावा कि जितने भी हैं वो क्या करेंगे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का बड़ा करके दिखाएंगे। कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। असल में क्या होता है कि जब पीछे पढ़ा है, अभी हमने लास्ट टॉपिक यही था कि अगर उसके फोकस जो है प्रिंसिपल फोकस जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट को आगे रखा जाए, ऐसी सूरत में रेज बड़ी दूर से आती हुई महसूस होती हैं और इमेज जो है वो विजुअल लेकिन बहुत बड़ा इमेज जो है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बनता है। इसमें से एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अक्सर आपने देखा है कि वो पढ़ने के लिए एक ग्लास यूज़ किया जाता है जिसको ऊपर नीचे मूव करके उसको जो है वो देखा जाता है। तो वो जो ग्लास होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास असल में कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है कि जब वैसे ही बिल्कुल ये कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस है उसको उसके फोकस से आगे ले जाते हैं। जब हम उसको फोकस से आगे लेके जाते हैं तो उसका इमेज जो है बड़ा लार्ज इमेज बनेगा। when an object is placed closer to the lens that its focal length p less than f। ठीक है, ये p क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस जो है उसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अगर वो f से भी आगे आ जाता है, p उससे छोटा हो जाता है, दो रिफ्लेक्टेड लाइट डू नॉट मीट टू अपीयर। ठीक है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं पे मिल रही हैं और पीछे इमेजिनरी की तरह जो है ना वो एक वर्चुअल इमेज बनाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो वर्चुअल अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। पहले बता दिया है कि जो इमेज होता है वर्चुअल वो इरेक्ट होता है यानी अपराइट होता है यानी सीधा होता है। जो रियल इमेज है, ठीक है, वो इन्वर्टेड होता है, वो उल्टा होता है। दूसरा है कैमरा। कैमरा जो है ये भी एक जो है वो इसी तरीके से इसकी एग्जांपल है। कहते हैं अ कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वेक्स लेंस एट द फ्रंट ऑफ द लाइट सेंसिटिव फिल्म और अ सेंसर एट द बैक। ये बिल्कुल ह्यूमन आई की तरह होता है। ठीक है, ह्यूमन आई को देखकर ही कैमरा बनाया गया है कि उसमें हम ह्यूमन आई में भी कन्वेक्स लेंस है, कैमरा में भी कन्वेक्स लेंस है, रे ऑफ लाइट आती है, आने के बाद जो है वो पीछे जैसे ह्यूमन आई में रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है, कैमरा में आके जो है वो पीछे फिल्म के ऊपर फोकस हो जाती होती है। इन सिंपल कैमरा द लेंस फिल्म इज डिस्टेंस इज फिक्स्ड इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, जो पीछे यहाँ पे फिल्म है वो बिल्कुल फोकल लेंथ के जितनी फिक्स कर दी जाती है, तो इसका इमेज जितनी फोकल लेंथ होगी एग्जैक्ट उस फिल्म के ऊपर जाके उसका इमेज बनेगा। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड टू एफ फॉर्मिंग अ रियल इमेज। ठीक है, एफ एफ बी एफ और एफ टू एफ और टू एफ से भी पीछे रख दिया जाता है, जिस सूरत में रियल और इन्वर्टेड लेकिन थोड़ा छोटा इमेज बनता है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ये तो स्लाइड प्रोजेक्टर तो आम देखे हुए हैं। ये क्या करता है, स्लाइड प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्टिंग एंड लार्ज इमेज ऑफ अ slide or a film onto the screen. It consists of a light source, the center of concave mirror, which reflects light as parallel rays। जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है ये मुख्तलिफ चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, जिसमें से ये देख लें, ये जो है ये कनकेव मिरर होता है। ये कनकेव मिरर लगाने का ये मकसद है कि जैसे ही लाइट का सोर्स है, लाइट में जो है ना वो सोर्स इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगा, इधर सारी लाइट फैलेगी। तो ये बैक साइड पे कनकेव मिरर लगाने का मतलब है कि जितनी लाइट जाएगी वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ियों की हेडलाइट देखें तो उसकी बैक साइड पे सारा क्रोम किया जाता है। अगर क्रोम नहीं किया जाएगा तो ऐसी सूरत में उसकी लाइट फैल जाएगी और वो बीम की सूरत में आगे नहीं जाएगी और आपको थोड़ा सा आगे भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा गाड़ी की हेडलाइट के साथ। बिल्कुल वैसे ही ये जो है ना, ये साइड से सारा जो है ना ये क्या करते हैं, जितनी लाइट जाती है वो
यहाँ पे एक सीधी वापस रिफ्लेक्ट होके आती है। रिफ्लेक्ट होके जब आती है तो यहाँ पे कंडेंसर लेंसेज लगा दिए जाते हैं। जैसे ही लाइट इसके अंदर दाखिल होगी तो ये एक साइड प्लेन और दूसरी जो है ना ऐसे कंडेंसर लेंसेज लगा दिए जाते हैं, कर्व होती है। अब यहाँ से इसमें जाने के बाद इसमें फिर स्ट्रेट आ जाती है, तो ये बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट बन जाती है। जैसे ही कोई स्लाइड जो हमने रखा हुए उस स्लाइड के ऊपर बनती है, उसका इमेज जो है वो फिर इस लेंस में से गुजरती है जिसको प्रोजेक्शन लेंसेज कहते हैं। उसका इमेज जो है वो यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे ये दोनों मीट करती है, वहाँ पे इमेज बन रहा होता है, लेकिन उसका डिस्प्ले जो है वो स्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा करके दिखा दिया जाता है। अब जितनी दूर ये स्क्रीन होती जाती है उतना ही जो है वो इमेज बड़ा होता जाता है, लेकिन थोड़ा ब्लर भी होता जाएगा और उसके पिक्सल साफ नहीं होंगे। जैसे करीब करते जाएंगे तो उतना ही वो छोटा लेकिन क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफिक एंड लार्जर। सेम वही काम, सेम वही वर्किंग, वही प्रिंसिपल जो कि हमने स्लाइड प्रोजेक्टर में पढ़ा है। इसमें भी ऐसे सोर्स ऑफ लाइट है, कंडेंसर लेंसेज होते हैं, ये फिल्म होती है, आती है, इसका इमेज यहाँ बनता है जिसको पीछे स्क्रीन पे ले लिया जाता है। इसकी वर्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होती है। नेक्स्ट वन इज इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई। ह्यूमन आई या इंसानी आँख में इमेज कैसे बनता है। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से जो रेज निकलती है, निकलने के बाद लेंस में से गुजरती है, ह्यूमन लेंस, लेंस में से गुजरने के बाद जहाँ पे वो जाके ये मीट करती हैं, ठीक है। अब एक्चुअली तौर पर हमें कोई भी चीज़ उस वक्त तक नज़र नहीं आती जब तक कि उसका इमेज ये पीछे रेटिना पे नहीं बनेगा। ये पॉइंट होता है रेटिना, ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। कोई भी चीज़ ये रेटिना पे इमेज जब तक नहीं बनेगा हमें उसके जो है वो दिखाई नहीं देगी। सो ये सारा जो है वो लेंस है, बाकी विट्रस ह्यूमरस होता है, और कोई लेंस इसके अंदर जो ह्यूमन आई के अंदर होता है ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस से बनने वाला इमेज रियल लेकिन इन्वर्टेड होता है। वो और से देखेंगे अगर आप अपनी बुक में इस डायग्राम को दो, वहाँ पे इन्वर्टेड या उल्टा इमेज जो है वो आपको नज़र आएगा। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनता है बिल्कुल कैमरा की तरह, ठीक है। इन हेल्दी ह्यूमन आई, light rays from an object pass through the cornea and the lens and the focus directly onto the retina, forming a sharp and clear image, ठीक है, शार्प और क्लियर इमेज। अब जो ह्यूमन जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर है। इंसान की आँख जो है वो 25 सेंटीमीटर से नियर, उसके करीब करीब के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं, कुछ मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान में इसको जो है ना वो आँख की बीमारियां कहते हैं, ठीक है, जिसमें से शॉर्ट साइटनेस है, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस है जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट है, ये बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो है वो जो आँख में होती हैं और सही तरीके से नज़र नहीं आता। फर्स्ट वन देखें, शॉर्ट साइटेडनेस। अब कोई भी चीज़ हो हमें उस वक्त तक नज़र नहीं आनी जब तक कि उसका इमेज रेटिना पे ना बने। तो फर्स्ट वन देखते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। जो शॉर्ट साइटेडनेस है इसमें जो दूर की चीज़ें हैं वो क्लियर नज़र नहीं आती, ठीक है, यानी कि जो फार ऑब्जेक्ट्स है, दूर की चीज़ें नॉट क्लियर, ठीक है, दे लुक ब्लर, वो धुंधली नज़र आती हैं, जबकि जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, करीब की चीज़ें हैं, वो क्लियर नज़र आएंगी, क्लियर, ठीक है ये शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन इसमें जो है वो करीब की चीज़ें वादे तौर पे नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें वादे तौर पे नज़र नहीं आती। इसकी क्या रीज़न है? अब फॉर एग्जांपल कि ये ह्यूमन आई है, ये लेंस है, बाकी रेटिना, कॉर्निया, सारा कुछ, विट्रस ह्यूमरस, ये। अब जो भी रे ऑफ लाइट आती है लेंस में से गुजरने के बाद, बजाय इसके कि वो
इधर पीछे रेटिना पे फोकस हो, वो शॉर्ट टू रेटिना फोकस हो जाती हैं। कोई चीज़ उस वक्त तक नज़र नहीं आती जब तक कि रेटिना पे फोकस ना हो, और ये शॉर्ट टू रेटिना, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिस वजह से उसका इमेज ऑब्जेक्ट का हमें साफ और क्लियर नज़र नहीं आता। इसको रिमूव करने के लिए फिर क्या किया जाता है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये लाइट ये पीछे तक जाए, ठीक है ना, ये पीछे यहाँ रेटिना पे हमने इसको लेके जाना है। सो इसमें क्या करेंगे कि फिर हम डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। जब हम आगे डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग का क्या काम होता है कि उन्होंने लाइट को फैला देना होता है। तो जब इसके अंदर से लाइट गुजरेगी तो ये क्या करेंगे, उसको रेटिना पे फोकस करेंगे। जब रेटिना पे फोकस हो जाएगी तो हमें नजर आने लग जाएगी, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या होती है, बेसिकली शॉर्ट साइटेडनेस की दो रीज़न हो सकती हैं। फर्स्ट वन, लेंस टू स्ट्रॉन्ग, लेंस बहुत मजबूत हो सकता है। द आई लेंस बिकम्स टू कर्व्ड, आई का लेंस थोड़ा कर्व ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से वो लाइट को इससे पहले ही फोकस कर देगा, जहाँ पे उसको फोकस होना चाहिए उससे पहले ही वो फोकस कर देगा। यहाँ पर आई बॉल टू लार्ज, आई बॉल बहुत ज़्यादा फैल सकती है। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिना इंक्रीजेस, ठीक है, जब आईबॉल फैल जाएगी तो इसके दरमियान में जो फासला होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में इमेज यहाँ बनने की बजाय थोड़ा सा पहले बन जाएगा। देखिए, द शॉर्ट साइटेडनेस, द शॉर्ट साइटेडनेस इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन क्लियरली सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, कि वो नज़दीकी चीज़ें जो है वो वाज़े तौर पर देख सकता है, बट स्ट्रगल टू सी डिस्टेंट वंस, लेकिन दूर की चीज़ें जो हैं वो सही नहीं दे सकता। कहते दिस अकर्स व्हेन द आई लेंस बेंड्स लाइट रेज टू स्ट्रांगली, जब वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बेंड कर देता होता है। अब इसमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लरी, दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आती। ऐसी वजह से वो कनकेव्स या फिर डाइवर्जिंग लेंसेज जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। हमारे अमाउंट है ना, जितनी हमें चाहिए, ठीक है, कि वो 1 2 3 4 मिलीमीटर में जितना भी वो इमेज आगे पीछे बना रहा है उतने के आगे लेंस लगा दिए जाते हैं ताकि उसका इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे बने। नेक्स्ट देखें लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, अब शॉर्ट साइटेडनेस में क्या था कि हमें जो दूर की चीज़ें थी वो क्लियर नज़र नहीं आती थी, लेकिन करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आती थी। लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें जो दूर की चीज़ें हैं वो तो क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती। देखिए लॉन्ग साइटेडनेस है, ऐसे में जो होता है वो नियर ऑब्जेक्ट्स, जो करीब की चीज़ें होती हैं, ठीक है, दे लुक ब्लर, वो धुंधली नज़र आएंगी, लेकिन जो दूर की चीज़ें होंगी, वो जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे, दूर की चीज़ें होंगी, वो क्लियर नज़र आती हैं, बिल्कुल साफ नज़र आएंगी, ठीक है। अब ये जो होता है इसको लॉन्ग साइटेडनेस यहाँ पर जो है वो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। असल में क्या होता है कि अभी वही वाली बात कि अगर फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई आँख को कब देख चीज़ को कब देख सकती है इंसान की आँख, जब उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना के ऊपर। ऐसे में जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है, बजाय इसके कि वो रेटिना पे इमेज हो, वो रेटिना से भी पीछे इमेज को जो है ना वो फोकस करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो है वो बजाय रेटिना में इमेज बने, लाइट को रेटिना से भी पीछे ले जाती होती हैं। अब इस सूरत में हमें ज़रूरत है कि हम लाइट को थोड़ा सा पहले फोकस करें, तो जिस वजह से जो है वो कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। कन्वर्जिंग कन्वर्ज करती है ना पीछे की तरफ, तो जो रे ऑफ लाइट आएगी इसमें से जैसे ही गुजरेगी, सो फिर वो आई में से गुजरने के बाद एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर फोकस कर देती है। अब इस सूरत में जो है ना वो इस डिफेक्ट को, आई डिफेक्ट को लॉन्ग साइटेडनेस यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अब देखें कॉजेज ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस क्या क्या वजह हो सकती है, लेंस टू वीक, एक तो लेंस बहुत कमज़ोर हो सकता है। आई बॉल टू स्मॉल, आई बॉल स्मॉल होने की वजह से लाइट पीछे फोकस हो सकती है, ठीक है। कहते इन बोथ केसेस द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो रेटिना से भी पीछे जो है वो इमेज बनना शुरू हो जाता है, ये रेटिना से पीछे इमेज चला जाता है, जिसको आगे जो है वो फिर कन्वर्जिंग लेंस लगाकर या फिर कन्वेक्स लेंस लगाकर उसको करेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखें ग्रेविटेशनल लेंस एंड एकॉस्टिक लेंस। ग्रेविटेशनल लेंस किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसेज अकर्स
when the strong gravitational field of a massive object like black hole और galaxy। अब ये जो gravitational lenses कैसे होती हैं कि जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसा कि ब्लैक होल हो गया या गैलेक्सी हो गई बेंड्स द पाथ ऑफ लाइट ट्रैवलिंग नियर इट, चूंकि जो ब्लैक होल है ये इतना स्ट्रांग होता है और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने अंदर से लाइट को भी बाहर नहीं निकलने देता, और अगर करीब से कहीं से इसके जो है वो लाइट जा रही हो तो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से लाइट का पाथ थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता होता है। जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल लेंस इज बेंडिंग द फोकस लाइट, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि लेंस के अंदर से लाइट गुजरती तो फिर वो बेंड हो जाती है और एक जगह पे फोकस हो जाती है। तो अगर कहीं पे ब्लैक होल है तो पीछे से जो भी लाइट आ रही होगी वो क्या करेगी, जैसे ही वो इस ब्लैक होल के पास से जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी। वो बेंड होने के बाद क्या होगा, अगर काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही, बेशुमार स्टार्स हैं, बहुत कुछ है गैलेक्सी में, तो वो क्या करेगा कि वो सारी की सारी जो है ना वो एक पॉइंट पे फोकस होना शुरू हो जाती है। ऐसे में जो है ना वो आपको कोई एक हिस्सा ऐसा ब्राइट या रोशन दिखाई देता है। altering the path such that कहते हैं दिस इफेक्ट कैन कॉज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर मैग्नीफाइड। ठीक है, ऐसे में दूर की जो होंगे ऑब्जेक्ट वो भी हमें बड़े क्लियर और बड़े वाजे नजर आएंगे। डिसऑर्डर्ड और इवन डुप्लीकेटेड, बाद का दो दो भी दिखाई देते हैं, क्रिएटिंग मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट उसके ऊपर से आ रही है तो वो मल्टीपल इमेजेस बना रही होती है। ग्रेविटेशन लेंसेज इज अ वैल्यूएबल टूल इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, उसको उनको देखने पढ़ने के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए उनको इसमें मदद देती है। दैट इज़ अदरवाइज टू फार टू ऑब्जर्व डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, हम इसको डायरेक्टली देख ही नहीं सकते, तो फिर हम इस तरीके से जो है ना हम साइंसदानों को उसको देखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट वन इज अकॉस्टिक लेंसेज, ये उसका उलट हो जाएगा। कहते हैं अकॉस्टिक लेंसेज आर स्फेरिकल डिवाइसेज डिजाइन टू फोकस स्प्रेड साउंड वेव्स। ठीक है, कि ऑप्टिकल लेंसेज जो है वो क्या ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं उनको जो है वो फोकस करती है, सिमिलर टू हाउ ऑप्टिकल लेंसेज कंट्रोल लाइट। ये बिल्कुल ऐसे जैसे ऑप्टिकल लेंसेज जो है वो लाइट को कंट्रोल करते हैं, किसी एक जगह पे लाके फोकस कर देते हैं। तो साउंड ये भी एकॉस्टिक लेंसेज भी साउंड को एक जगह पे लाके फोकस कर देगा। With different acoustic properties and are shaped to redirect the focus sound waves. They can concentrate sound into a narrow beam और स्प्रेड इट ओवर द वाइडर एरिया। यहाँ तो उसको बिल्कुल बारीक नैरो बीम में कन्वर्ट कर देगा जैसे कन्वर्जिंग होते हैं, यहाँ पे इसको डाइवर्जिंग की तरह उसको पूरे में फैला देगा, जिस वजह से साउंड की क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। दिस लेंसेज कैन फोकस साउंड टू द स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, और वहाँ से क्या करते हैं वो एक ख़ास पॉइंट पे भी सारी फोकस कर सकते हैं सेंसर में, और डाइवर्जिंग साउंड स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया, या फिर उसको बड़े दूर दूर एरिया तक भी फैला सकते हैं। अब किस किस में यूज़ होता है, मेडिकल इमेजिंग में। ठीक है, यानी MRI वगैरह जो होती है उसमें सोनार, सोनार आपने पीछे पढ़ा हुआ है, वाटर वेव्स नीचे जो है वो अगर हमने पानी की किसी भी तालाब की या किसी भी दरिया में किसी जगह की गहराई मालूम करनी हो तो सोनार वेव्स, ठीक है, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन किसे कहते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, बेसिकली जो सनलाइट है, वाइट लाइट है, ये 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी होती है, और लाइट का अपने 7 मुख्तलिफ रंगों में डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना, ये जो है ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल जब लाइट जो है वाइट लाइट ये प्रिज्म में से गुजरती है, प्रिज्म जो है ये एक वाइट कलर का मिरर शीशे का एक ऑब्जेक्ट होता है। जब वाइट लाइट इसमें से गुजरती है तो गुजरने के बाद ये 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है, ऐसे डिस्पर्स हो जाती है, क्योंकि जो सनलाइट होती है जिसको वाइट लाइट कहते हैं ये 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनती है, और जब प्रिज्म में से गुजरती है तो अपने कंपोनेंट 7 डिफरेंट कंपोनेंट कलर जो है उसमें से ये दोबारा डिवाइड हो जाती है। तो ये ऐसे 7 रंगों का जो है ना वो एक बैंड बना देती है। ये जो बैंड बनता है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये जो बनती है ये 7 डिफरेंट कलर के जो है ना वो लाइट के बन रहे होते हैं। अब इनके अंदर जो कलर होते हैं उनके लिए आप वर्ड देख लें, विबगॉयर। ये जो वर्ड होता है विबगॉयर, ये होता है वायलेट, और आई स्टैंड फॉर इंडिगो, B stands for blue, Y stands for yellow, O stands for orange, R stands for red।
ये 7 मुख्तलिफ रंग होते हैं जो कि इसके अंदर सनलाइट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये 7 डिफरेंट कलर से सनलाइट जो है मिलकर बनी होती है। और अरेंजमेंट भी इसकी यही होती है कि सबसे पहले जो है वो रेड होगा, ये उल्टा चले, सबसे पहले रेड होगा, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और इंडिगो हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, सबसे नीचे जो है वायलेट हो जाएगा। ये जो है इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका लाइट का अपने अज्जा में तकसीम हो जाना कहलाता है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो रेनबो है। अक्सर जो है रेनबो दिखाई देती है जब बारिश होती है। बारिश होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक प्रिज्म की तरह काम करता है। इसमें से जैसे ही वाइट लाइट जाएगी, जाने के बाद जो है वो अपने 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती होती है, और ये जो बनती है ये स्पेक्ट्रम जो बनता है उसके बाद इसको रेनबो कहा जाता है। फिर आगे है कि ये 2 किस्म की होती हैं, चाहे वो एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी होती है वो क्लियर होती है, बैंड्स क्लियर होते हैं और उनका ऑर्डर यही होता है। जबकि जो सेकेंडरी होती है, अगर आप इसके सामने जो है ना वो एक और प्रिज्म रख देते हैं इसी तरीके से, तो लाइट जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगी और वो क्लियर नज़र नहीं आएंगी। ऐसी सूरत में जो बनेगा वो उनका ऑर्डर उलट हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये बिल्कुल बाद में आ जाएगा। बड़ा मध्यम सा, बड़ा डिम सी बनेगी, डिस्पर्स होगी, लाइट्स जो है ना उसकी क्लियर नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आई आर थर्मोमीटर्स। आई आर थर्मोमीटर क्या है? कहते हैं दी डिवाइसेस डिटेक्ट आई आर रेडिएशन इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स विच correlates with their temperature. When dispersed light from a prism reaches an IR thermometer, उसके साथ रिफ्लेक्ट होकर आई आर थर्मोमीटर में पहुंचती है। इट कैन बोथ मेजर विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट। तो उसमें से जो कि डिस्पर्स हो चुकी होती हैं तो वो दोनों को मेजर कर सकता है, विजिबल को भी और इंफ्रारेड को भी, बाय एनालाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ आई आर रेडिएशन, जिससे वो आई आर रेडिएशन जो हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसको डिटेक्ट कर सकता है। द थर्मोमीटर डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर नॉन कंडक्टर टेम्परेचर मेजर सच एज चेकिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को भी चेक किया जा सकता है। अक्सर हमने देखा है डॉक्टर जो है उनके पास ऐसे आई आर थर्मोमीटर्स होते हैं, वो जो है वो माथे के करीब लेकर जाते हैं और इसके ऊपर रीडिंग आ जाती होती है। तो ये बेसिकली उसी फंक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमारे चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।